अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सपना बुक रिवील में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम रिवील करेंगे मस्बत कलामी के करिश्मे के सेकंड पार्ट को, जिसे लिखा है शेड हेलिमिस्टर ने। दुनिया भर में मिलियन से ज्यादा इसकी कॉपी सेल हो चुकी हैं और बहुत सी जबानों में इसका तर्जुमा भी हो चुका है। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पे कोई कंप्रोमाइज, ज़ात की तंजीम का तरीक़ेकार, हमारी जिंदगियों में नाकामी या कामयाबी को कंट्रोल या मुनज़्ज़म करने के फितरी तरीक़ेकार के चंद मरहल हैं। अगर हम इन मरहल से आगाह हो जाएं तो हम अपनी कामयाबी के मौके को बढ़ा सकते हैं। अगर हम अपनी कामयाबी या नाकामी की वजूहात से आगाह ना हो तो हम सिर्फ एक मौके के रहमो करम पे होते हैं। हमारी कामयाबियां या नाकामियां चाहे रोजमर्रा की बुनियादों पर हो, माहाना या सालाना हो, सब हादसाती या इत्तफाकिया नहीं थीं, बल्कि इनके पीछे वजह थी और वो आप थे। कोई ऐसा काम जो आपने किया या नहीं किया, इसकी कामयाबी या नाकामी की वजह आप थे। आइए इस बात को इस तरह से समझते हैं। हमारी कामयाबी या नाकामी को सबसे ज्यादा बराह रास्त कंट्रोल करने वाला लेवल हमारा रवैया है। हम क्या करते हैं, क्या नहीं। रवैये का मतलब हमारे अफ़ाल हैं। हमारे शब व रोज का एक एक लम्हा इस बात का तयन करता है कि जो काम हम कर रहे हैं इसमें कामयाब होंगे या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई पे तवज्जो ना दे, पढ़ने से इनकार करे, क्लासेस भी छोड़ दे अपने रवैये की वजह से, तो क्या वो अच्छे नताइज दे पाएगा? यकीनन नहीं। स्टूडेंट इसी अंदाज से अपने रवैये का इजहार करे कि मैं नहीं पढ़ूंगा, तो इसका रवैया इसके लिए मसाइल पैदा करेगा। इसके अच्छे रिजल्ट तब तक नहीं आएंगे जब तक अपना रवैया नहीं चेंज करेगा। बी, एहसासात। हम जो भी अमल करते हैं वो पहले हमारे एहसासात के फिल्टर से होकर गुजरता है। हम किसी के बारे में कैसा महसूस करते हैं इस बात का तयन करेगा कि हम उसे कैसे और कितना अच्छा करते हैं। अगर हम किसी के बारे में अच्छे एहसासात रखते हों, हम इसके बारे में मस्बत रवैया अपनाएंगे। हमारे एहसासात हमारे अफ़ाल को बराह रास्त मुतासिर करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरी फ्रेंड को परवाज से बहुत डर लगता था। वो अच्छी सोच की मालिक थी, लेकिन उसे जहाज में बैठने से डर लगता था। वो अपनी फैमिली से मिलने कार में जाती थी, चाहे उसे 3 घंटे का सफर दिन में करना पड़ता था। लेकिन अगर कभी उसे जहाज में सफर करना लाजमी होता तो वो अपना तवाज़ुन खो देती थी, परेशान होती और बीमार हो जाती थी। क्या ये परवाज का खौफ था? नहीं, ये परवाज के बारे में इसके एहसासात हैं जो उसे ऐसा सोचने पर, महसूस करने पर मजबूर करते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि इस इंसान के एहसासात मंतकी थे या नहीं, लेकिन इन एहसासात ने इस खातून के अफ़ाल को बराह रास्त मुतासिर और कंट्रोल किया। नजर अंदाज का मतलब है कि हम किस नजरिए से जिंदगी को देखते हैं। कुछ लोगों का नजरिया मस्बत होता है और कुछ लोगों का मनफी। अगर हम गौर से जायजा लें तो आपको इल्म होगा कि हम सब के नजरियात जिंदगी के बारे में अच्छे और बुरे का मेलाप होते हैं। हमें अपने नजरियात कहाँ से मिलते हैं? क्या ये पैदाइशी तौर पर हमारे साथ आते हैं या कहीं गैब से नमोदार होते हैं? हमारे नजरियात कोई हादसा नहीं है और ना ही अचानक पैदा होते हैं। हमारे नजरियात हमारे ख्यालात से जन्म लेते हैं, कंट्रोल होते और ख्यालात से ही मुतासिर होते हैं। जी, यकीन और ख्यालात। हम किसी चीज के बारे में जो यकीन रखते हैं वो उसके बारे में हमारे नजरियात का तयन करता है, हमारे एहसासात को तख्लीक करता और हमारे अफ़ाल को बनाता है। हमारी अच्छी
या बुरी कारकर्दगी और कामयाबी या नाकामी का तयन करता है। किसी भी चीज के बारे में यकीन इतना ताकतवर होता है, वो इस चीज की हकीकत को ही बदल कर रख देता है। ये मुमकिन है कि कल को रूस के किसी स्कूल के क्लासरूम में बैठा एक स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि अमेरिका बहुत बुरा है, और ये भी मुमकिन है कि अमेरिका के स्कूल में बैठ के स्टूडेंट रूस का सोच रहा हो। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनमें से कोई बात हकीकत है या नहीं। इनका अपना यकीन है, वो इनके एहसासात और अफ़ाल और अमल को मुतासिर करेगा। हम उसी पर यकीन करते हैं जिस पर यकीन करने की हमारी प्रोग्रामिंग की जाती है। हम पैदाइश के दिन से ही हम अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द होने वाली बहुत सी चीजों के बारे में एक यकीन बना चुके हैं। ख्वाह ये प्रोग्रामिंग गलत थी या दुरुस्त, सच थी या झूठ, लेकिन हम इस पर यकीन कर चुके हैं। इस सारे चक्कर का आगाज ही हमारी प्रोग्रामिंग से होता है। हमने जो बैरूनी दुनिया से कबूल किया या हमने खुद अपने आप से कहा, ये हमारी प्रोग्रामिंग ही है जो हमारे अकायद को बनाती और जंजीरी रद्दे अमल का आगाज करती है। इसकी मंतकी तरतीब कुछ यूं है। प्रोग्रामिंग यकीन को जन्म देती है, यकीन रवैये को पैदा करते हैं, रवैये एहसासात को तख्लीक करते हैं, एहसासात अफ़ाल का तयन करते हैं और अफ़ाल नताइज को बनाते हैं। हमारा दिमाग भी इसी तरह काम करता है। अगर आप अपनी ज़ात को बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म करना चाहते और अच्छे नताइज लाना चाहते हैं तो आप ऐसा किसी भी वक्त कर सकते हैं जब आप चाहें। पहला कदम उठाएं और अपनी प्रोग्रामिंग को बदल दें। तहरीक की कहानी। तमाम बैरूनी तहरीक आर्जी होती हैं। ये बैरूनी तहरीक आपको जगा तो सकती हैं, लेकिन ज्यादा अरसे तक जगाए नहीं रख सकती। ये तहरीक आपको किसी बैरूनी जरिए से मिलती है, आपको किसी तब्दीली के लिए आमादा तो कर सकती है, ताहम वो आपके लिए कोई तब्दीली पैदा नहीं कर सकती। और ये तहरीक देने वाले शख्स की गैर मौजूदगी में ये आपको मुकर्रर रास्ते पर नहीं रख सकती। ये एक बैरूनी कोच है जो आपकी मदद करता, हौसला अफजाई करता, मुतालबा करना और सलाह देता है। जब ये कोच चला जाता है तो मदद, हौसला अफजाई, मुतालबा, सिला, ये सब भी चले जाते हैं। हमेशा के लिए तहरीक की सिर्फ एक ही किस्म है। अपना खुद का मोटिवेटर होना कैसा ख्याल है। अपनी जात का चार्ज लेने के लिए और खुद को कंट्रोल में रखना कितना खुशगवार अमल है। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये जानना जरूरी है कि हम अपने अंदर से तहरीक हासिल करें। ये तहरीक हमेशा के लिए कायम रह सकती है और फायदा मंद भी हो सकती है। एक ऐसे कोच का तस्वुर करें जो हर मौसम में हमेशा आपके साथ, आपके अंदर रहता है। तस्वुर करें कि कोई शख्स बाहर से आकर आपको तहरीक देता और हरकत पर आमादा नहीं करता। तस्वुर करें कि आप अपनी ज़ात पर इन्हिसार करने और अपने जज्बे को ऑटोमेटिक तरीके से चार्ज करने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी तवज्जो को अपने गोल पर रखते हैं और हमेशा इसके हसूल के लिए तैयार रहते हैं। क्या आप ये तस्वुर कर सकते हैं कि दोबारा कोई शख्स आपको हरकत पर आमादा नहीं करेगा और ना ही आपको बैरूनी ज़राए से तहरीक मिलेगी। आपका अंदरूनी कोच ये सब काम आपके लिए करने के लिए मुंतज़िर है। ये आपका बेहतरीन दोस्त, आपका सबसे पुरएतमाद इत्तेहादी और आपकी ज़ात पर यकीन करने वाला है। ये आपको बेहतरीन रास्ता दिखाएगा, मकसद को सामने रखेगा।
اس منزل کے حصول میں مدد کرے گا، آپ کو راستہ فراہم کرے گا، آپ کے ارادے مضبوط کرے گا، یہ آخر تک آپ کا وفادار رہے گا۔ یہ وہ کوچ ہے جو کبھی گر نہیں جاتا، یہ ہی ہمارا حتمی اور مستقل موٹیویٹر ہے۔ یہ آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گا، یہ ناکام نہیں ہو سکتا، یہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ نہ ہی ہپناٹزم اور نہ ہی لاشعوریت۔ کیا خود کلامی اپنے آپ کو ہپناٹزم کرنے کی کوئی قسم ہے؟ بعض صورتوں میں خود کلامی ہپناٹزم کا کام کرتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا فرق ہے۔ ہپناٹزم آپ کے دماغ کو کنٹرول کرتی ہے اور آپ کے شعوری ذہن کی مدد کے بغیر اس کا فائدہ اٹھاتی ہے، اور ہپناٹزم عام بیداری کی حالت میں بھی کام نہیں کرتی ہے، یعنی دماغ جب تک اس کے کنٹرول میں ہے یہ کام کرتی ہے، جبکہ خود کلامی ہر روز آپ کی شعوری بیداری کی حالت میں کام کرتی ہے۔ یہ ایک مکمل عمل ہے جو ہر روز شعور کی حالت میں واقع ہو۔ نیو ٹیکنیکس، خود کلامی سے متعلق نئی مہارتیں جو بہت مؤثر بناتی ہیں، جو بہت بیسٹ ہیں اور ان کا استعمال کرنا آسان ہے۔ ان میں کچھ ٹیکنیک کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ کے لیے بالکل نہیں۔ خود کلامی کو اپنانے کے لیے 5 طریقے ہیں، ان میں سے آپ کسی ایک کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، خاموش خود کلامی۔ یہ خود کلامی کی وہ قسم ہے جو وہ ہر وقت عمل میں ہوتی ہے، لیکن ہم عام طور پر اس سے آگاہ نہیں ہوتے۔ یہ خود کلامی ہمارا شعور یا لاشعوری اندرونی مکالمہ ہے۔ جب آپ اپنی پرانی خود کلامی کو نئی خود کلامی سے بدلنا چاہتے ہوں تو یہ سب سے فطری مہارت ہے جسے آپ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ سیکنڈ، خود بیانی۔ ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے اور بیان کرتے ہیں اور یہ بھی ممکن نہیں لگتا کہ ان ہزاروں باتوں کو مثبت انداز میں سوچا جائے۔ ذرا سوچئے کہ ان میں سے ہر بات، ہر بیان آپ کے ذہن کے لیے ہدایت ہے۔ پھر ان باتوں، ہدایات کو ایک ہفتے، مہینے، سال کے لیے جمع کر کے دیکھیں۔ یہ مل کر لاکھوں کروڑوں چھوٹی چھوٹی ہدایات ہیں جو آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو دیتے ہیں۔ یہ سب بہت اہم ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں، کیا حاصل کرتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تھرڈ نمبر، اپنے آپ سے گفتگو کرنا۔ خود کلامی کی یہ قسم بھی بہت آسان ہے، اس کا استعمال بھی بہت لطف دیتا ہے۔ بات کرنے کی یہ ٹیکنیک اپنے آپ سے بلند الفاظ میں خود کلامی کرنا ہے۔ اس میں انسان باتیں بھی خود کرتا ہے اور جواب بھی خود دیتا ہے۔ خود سے باتیں کرنا خود کلامی کی اہم ٹیکنیک ہے۔ اس میں ہماری زیادہ تر ترجیحات شامل ہوتی ہیں اور یہ ہمارے لیے کام بھی کرتی ہے۔ جب آپ خود سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ کی ذات کا زیادہ تر حصہ شامل ہوتا ہے۔ نمبر 4، خود تحریری۔ اپنے آپ سے لکھنا۔ خود کلامی کو لکھنا بھی عظیم تجربہ رہا ہے۔ خود تحریری خود کلامی کی وہ قسم ہے جس میں آپ اپنی خود کلامی کو لفظ بہ لفظ لکھتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو نئی ہدایت دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان پر کام کرے۔ نمبر 5، ٹیپ کے ذریعے خود کلامی۔ آتھر کہتے ہیں، جب میں خود کلامی کے نئے الفاظ اور جملوں کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا تو میں نے ان کو لکھ کر اپنے آئینے کے پاس لٹکا دیا، جہاں سے میں ان کو آہستہ آہستہ بلند آواز میں پڑھ سکتا تھا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ ہر دن کا آغاز خود کلامی سے کرنے سے دن بہت اچھا گزرتا ہے۔
اس سے مجھے درست سمت ملتی ہے اور میں اس دن آنے والے مسائل اور مشکلات کا سامنا بھی اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ اپنی عادات کو تبدیل کریں۔ ہم میں سے ہر شخص کی کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم بدلنا چاہتے ہیں۔ کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے، ہم سے جڑے دوسرے افراد کے لیے مسئلے پیدا کرتی ہیں۔ یہ عادات ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ ہماری تمام عادات ماضی کی پروگرامنگ کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ہم نے ماضی میں جو باتیں سیکھیں ان پر عمل کرنا شروع کیا اور اب وہ ہمارا فطری رویہ بن گئیں، لیکن ہم مثبت کلامی سے ان عادات کو بدل سکتے ہیں۔ عادت کو بدلنے کی خود کلامی آپ کو کسی مخصوص مسئلے پر کام کرنے میں مدد دیتی ہے۔ خود کلامی کی یہ قسم آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو ہدایت دیتی ہے۔ یہ خود کلامی ہمارے رویے کو، جو ہمارے خلاف کام کرتا ہے، اس سے بدل دیتی ہے۔ خواہ آپ سگریٹ نوشی جیسی کسی عادت کو بدلنا یا بہتر بنانا چاہتے ہیں، یا کوئی کام وقت پر کرنے کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے مخصوص قسم کی خود کلامی ہے جو آپ کو ایسا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سگریٹ نوشی کو چھوڑنے کے لیے مثبت خود کلامی کی مثال دیتے ہیں۔ سگریٹ نوشی چھوڑنا میرے لیے آسان ہے کیونکہ میں نان اسموکر پیدا ہوا تھا۔ ایسا کرنا، نان اسموکر رہنا میرے لیے آسان ہے۔ میں سگریٹ نہیں پیتا، میں مکمل گہری سانس لیتا ہوں جس میں پہلے سے زیادہ قوت اور برداشت کا مادہ ہے۔ جب میں سگریٹ کو دیکھتا ہوں یا اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں یہ الفاظ سنتا ہوں کہ میں سگریٹ نہیں پیتا۔ میں خود جو تخلیق کرتا ہوں اسے حاصل بھی کرتا ہوں۔ میں سگریٹ نوشی کو اچھی چیز نہیں سمجھتا، یہ جیسی ہے میں اسے ویسا سمجھتا ہوں۔ اس کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس عادت سے نجات چاہتے ہیں، ان الفاظوں کو دن میں 2 بار سنیں، آپ کی عادت بدل جائے گی۔ آئیے خود کلامی سے عادت بدلنے کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ پریشانی سے نجات کے لیے مثبت خود کلامی۔ میں پریشان نہیں ہوں، میں اپنے خیالات کے کنٹرول میں ہوں اور میں صرف وہ باتیں سوچتا ہوں جو میرے لیے مفید ہیں اور جو میری کارکردگی میں اضافہ کرتی ہے۔ میرا دماغ مسلسل مثبت چیزوں سے جڑا ہوا ہے، یہ مثبت اور ڈیولپمنٹ کی سوچ رکھتا ہے۔ میں ذہنی اور جسمانی طور پر پرسکون ہوں، میں اپنے ارادوں کا پکا ہوں اور میں جو بھی کرتا ہوں اس کے مثبت نتائج کے بارے میں پر امید ہوں۔ میں دنیا کو مثبت اور روشن دیکھتا ہوں، میں ہمیشہ اس سے اچھے کی امید رکھتا ہوں۔ میں اپنے خیالات کو کنٹرول کرتا ہوں، کوئی بھی خیال میری اجازت کے بغیر میرے ذہن میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں صرف وہی ذمہ داری اٹھاتا ہوں جو میرے خیال میں پوری کر سکتا ہوں۔ آپ جو بھی عادت بدلنا چاہتے ہیں، یہاں ہم نے 2 مثالوں کے بارے میں بتایا ہے جو اس بات کا شعور دیتی ہیں کہ کس طرح مثبت کلامی کسی عادت کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، بلکہ آپ کے ذہنی ماحول کو بہتر بنا کے آپ میں فیصلہ کرنے کی پاور پیدا کر۔ صورتحال کے مطابق خود کلامی۔ اس چیپٹر کی خود کلامی مفید اور مؤثر ہے اور بہت آسان ہے۔ سادہ اور آسان ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے نوٹس میں نہیں آتی۔ یہ کوئی ایسی ٹیکنیک یا مہارت نہیں جسے عملی طور پر اپنانے کے لیے
सीखने की जरूरत हो। ये हम सब में मौजूद है, हमें इसका शऊर होना चाहिए। आप इसे जितना इस्तेमाल करेंगे ये उतनी ही बेहतर होगी और पहली बार काम करने पर ही काम शुरू कर देती है। अपने रवैये को फौरी एडजस्ट करना, ये मौके की खुद कलामी है। ये खुद कलामी की ऐसी किस्म है जो उस वक्त एडजस्ट होती है जब हम अपने आप को देखने का अंदाज बदलते हैं। एक अमली और फौरी नोयत की खुद कलामी है जो लम्हा मौजूद से मुतल्लिक है और उसी टाइम आपके पास आती है जब आपको इसकी जरूरत होती है। इसे आप एक लम्हे में खामोशी से या बुलंद आवाज में मुकम्मल कर सकते हैं। ये ख्याल भी हो सकता है, ये सिलेक्ट किए हुए चंद अल्फाज भी हो सकते हैं। आइए इसकी एक मिसाल लेते हैं। मेरा एक दोस्त मुझे अपनी एक आंटी की कहानी सुनाया करता था जिसे बहुत सालों तक खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन बढ़ती हुई फैमिली की वजह से उसे खाना बनाना पड़ा। मेरी आंटी जब खाना बनाने किचन में जाती तो बुलंद आवाज में कहती, ये बहुत अच्छा वक्त है, मैं बहुत लजीज खाना बनाने लगी हूँ। खाना पकाने बर्तन धोने के बाद वो कहती, ये इतना बुरा नहीं था। उन्होंने खुद कलामी की वजह से घर के एक काम को एक पुरलुत्फ चीज में बदल दिया। उन्होंने कभी वो काम यानी खाना बनाना नहीं बदला, बल्कि इसके मुतालिक अपने एहसासात को बदल दिया था। आप तब्दीली चाहते हैं या नहीं? इसी लम्हे या मुस्तकबिल में कभी भी आप खुद में तब्दीली लाने का फैसला कर सकते हैं। आइए मैं आपको हौसला अफजाई के चंद अल्फाज बताता हूँ। बहुत मुमकिन है कि आप पहले से जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए। अगर ऐसा है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है कि अब तब्दीली का वक्त आ गया है, तो वाकई वक्त आ गया है अपनी तरक्की। और अगर इसका ख्याल रखना भी एक अच्छी सोच है। अपने आप से ये सवाल पूछना भी बहुत सेहतमंदाना अमल है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। हमें इसका हक भी है और हमें अपनी तरक्की का जायजा और इम्तिहान भी लेना चाहिए कि ये कितनी दुरुस्त सिमत में हो रही है। क्या हम कहीं जा भी रहे हैं या नहीं? क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? क्या हमारी जात का एक एक हिस्सा हमारी तवक्कात के मुताबिक है या नहीं? इसमें कुछ तब्दीली करनी चाहिए। क्या आप तब्दीली लाना चाहते हैं? मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने घर या मुलाजमत पर कोई मसला हल करना चाहते हैं या अपनी जिंदगी में छोटी सी तब्दीली लाना चाहते हैं ताकि इनकी जिंदगी आसान और बेहतर हो सके। नई नौकरी तलाश करना, नया शरीके हयात बनाना या एक जगह से घर बेचकर दूसरी जगह जाना, आबाद हो जाना, यानी ऐसी तब्दीली जो इनको मुकम्मल तौर पर बदल दे। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने अपनी जिंदगियों को अपनी कार, मकान या जॉब को तब्दील करने के लिए बदला है, लेकिन ज्यादातर अफराद के लिए ये तब्दीली हकीकी तब्दीली ना थी और एक लंबे अरसे के लिए कायम ना रह सकी। वो इस तब्दीली के बावजूद अपनी पुरानी जात के तस्वुर को अपने साथ लिए हुए थे। दिल की बात मानकर की जाने वाली तब्दीली बिल्कुल ऐसे है जैसे लोग स्टेज ड्रामा के दौरान कपड़े बदलते हैं। हम अपने दोस्ताना लाइफ पार्टनर, मुलाजमत और अपनी जगहों को तब्दील कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी अंदरूनी जात को अपने साथ लिए फिरते हैं, जिसने हमारी अंदरूनी शनाख्त बनाई थी, जिसने हमें ना खुश किया या जिसकी वजह से हम परेशानी में मुब्तला हुए। हम पुराने तस्वुरात, पुरानी शनाख्त के साथ नई मुस्तकिल तब्दीली नहीं ला सकते। अगर हम अपने इरादों, रवैयों और जज्बात और नताइज में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये फैसला करना होगा कौन इनको कमांड कर रहा है
और जो तब्दीलियां आ रही हैं इनको कौन कंट्रोल कर रहा है। ज़ाती इंतखाब की वजह से तब्दीली, तमाम किस्म की मैनेजमेंट की अपनी दूसरों की मैनेजमेंट, अपने वसाइल की मैनेजमेंट, अपने मुस्तकबिल की मैनेजमेंट, अपनी ज़ात की मैनेजमेंट में पोशीदा है। ज़ात की मैनेजमेंट ही वो सबसे बड़ा फ़र्क है जो हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल और खुशगवार ज़िंदगी बनाता है, जबकि इसके बगैर हमारी ज़िंदगी परेशानी और बगैर मकसद के गुजर जाती है। ज़ात की मैनेजमेंट वो आखिरी फतेह है जिसे हम हासिल कर सकते हैं, और ये मसाइल का वो हल है जो हमारी अपनी पहुंच में है। खुद कलामी कीजिए, अल्फाज को सीखिए, दुरुस्त अल्फाज को सीखें, इस्तेमाल करें। खुद कलामी को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आदत बना लीजिए। मोहब्बत, प्यार, ख्याल, भरपूर इरादे से बात करें। अपने आप से दुरुस्त अंदाज में खुद कलामी कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो खुद को एक बहुत बड़ा तोहफा देंगे। जी तो नाजरीन, आज हमने मस्बत खुद कलामी के करिश्मे के सेकंड पार्ट को रिवील किया। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक यू।